हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के पास केवल 4 घंटे हैं जो आप आंसर की पे क्लेम कर सकते हैं। केवल 4 घंटे आपके पास बचे हैं। कुछ जो प्रश्न हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों ने भी, कई लोगों ने भेजा, तो यहाँ से आप लोग किन किन प्रश्नों पे क्लेम कर सकते हैं और ये कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको, या आपके पास कोई भी मान लीजिए एनसीईआरटी में आपने देखा हो या किसी अन्य बोर्ड की किताबें हों या कोई फेमस राइटर हो उनकी किताबें हों। जैसे सबीन सर की बुक में आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी। खुल्लर सर की बुक का आप रेफरेंस दे सकते हैं, या आप माध्यमिक शिक्षा परिषद या राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके जून 2020 का जो अभी आपका 12 नवंबर का एग्जाम हुआ था उसमें क्लेम करने योग्य हैं। एक आपका तो ये है कि भूकंप तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे अधिक विध्वंसात्मक होती हैं। तो इसमें जो आपका एस बेब इन्होंने आंसर दिया था आयोग ने, जबकि होना क्या चाहिए आपका यहाँ पे यल होना चाहिए। और ये एक आप किसी भी किताब में देख लेंगे नॉर्मली तो वो उसमें दे देगा कि सबसे ज़्यादा जो विध्वंसात्मक होती है, यानी कि गति जो सबसे ज़्यादा होती है पी की होती है, लेकिन जो तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है वो एल की होती है। तो तीव्रता यानी विध्वंस जो करने की क्षमता होती है वो एल की। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंटवारे के पश्चात किया गया तो यह किस प्रकार की सीमा है? सांस्कृतिक, जटिल, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। अब देखिए पिछला जो पेपर हुआ था पिछले साल का उसमें पूर्ववर्ती इन्होंने माना था, लेकिन इसमें उसने क्या कर रखा था कि भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को शामिल कर रखा था। लेकिन यदि आप देखें तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, चूँकि उसमें क्या था कि भूदृश्यों का जो निर्माण था, भूदृश्य यानी लैंडफॉर्म क्या होते हैं कि जो मानव के द्वारा निर्मित, जैसे आवास हो गए, शहर हो गए, ये सभी पहले से बनाए जा चुके हैं, उसके बाद उसमें सीमा का निर्धारण हुआ है। तो इस प्रकार की जो सीमा होती है उसे एंटीसीडेंट या फिर आपका ये अनुवर्ती या परवर्ती भी आपको मिलता है। आगे हमने यहाँ पे जो नोट्स हमने आप लोगों को दिया था, नोट्स में दिखा दे रहा हूँ। 2 प्रश्न हो गए, ठीक। तो नोट्स हमने इंक्लूड किया यहाँ पे, ये है। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो उत्पत्ति मूलक आधार पे होती हैं। पूर्ववर्ती सीमा वो सीमा होती है जब सांस्कृतिक तत्वों जैसे गांव या मार्ग के आधार पे होता है निर्धारण, जबकि परवर्ती सीमा में क्या है, सांस्कृतिक भूदृश्य के बाद सीमांकित, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की जो सीमा है ये आपका परवर्ती में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और ये डी आर खुल्लर की बुक से है आई थिंक, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए ये परवर्ती सीमा दिया है कि इन सीमाओं के सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के बाद सीमांकित किया गया है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इजलाइज गार्डन, ये सीमाएं जो है परवर्ती सीमाओं का उदाहरण है। तो चूंकि ये ऑप्शन में अवेलेबल है तो इसको ये होना चाहिए। जबकि आयोग ये आपका यूजीसी क्या मान रहा है इसको, यूजीसी ने इसको सांस्कृतिक माना है, जबकि ऐसा ये नहीं हो सकता। तो इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न इसमें देखिए यूजीसी ने इसको सही माना है, जबकि प्लाया क्या होता है आपका, ये निक्षेप से निर्मित होती हैं। निक्षेप से कैसे, जो प्लाया होता है इसे छिछला दलदल बोला जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है जो आपका मरुस्थली वाला प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो नदी या नाले बहते हैं उनमें जो मरुस्थली बालू या मरुस्थल में जो जमाव होकर जब वो फैलकर सूख जाते हैं तब वहाँ पे जो मैदान टाइप का बन जाता है या जो इनलैंड ड्रेनेज बन जाता है तो उसी को बोला जाता है प्लाया। क्योंकि वहाँ पे जो जमाव होता है कभी वहाँ नमकीन मृदा का भी जमाव देखा जाता है। तो ये जो दलदल है आपके मैक्सिको वगैरह में ज़्यादातर पाया जाता है। राजस्थान में जो सांभर वाला एरिया हो गया या जो डिडवाना झील है उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे छिछले दलदल होते हैं, उसी को प्लाया बोला जाता है। अब इसमें इन्होंने निर्मित अपर्दन के द्वारा कौन सा निर्माण होता है, तो प्लाया तो होता ही नहीं है। इसमें देखिए केम जो है ये आपका निक्षेपात्मक हो गई, ड्रमलिंग भी निक्षेपात्मक हो गई। अब जो आपका यहाँ पे राइट होगा ये ड्रिप स्टोन है, विलियन रंध्र है और यू आकार की घाटी है। तो तीसरा प्रश्न ये हो गया। अब की बार ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो पेपर बनाने वाले महोदय थे वो हिंदी वाले इंग्लिश में कर दिए, इंग्लिश वाले हिंदी में, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किए हैं और इतनी जल्दी इनको लगी कि आंसर की देने में
हिस्टोग्राम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो आपका आयोग दे रहा है यानी यूजीसी दे रहा है वो ए दे रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप कोई भी कहीं भी आप हिस्टोग्राम का ये गूगल करके देख लीजिए, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, या DS कोठारी की बुक में भी आपका ये रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक दिन में चंद्रमा तीव्र ज्वार के समय अंतराल जो 50 मिनट का ही अंतर नहीं होता। यहाँ पे दिया 24 घंटे 50 मिनट, आप जानते हैं कि 12 घंटे 26 मिनट होता है। अगर इसका दोगुना भी करेंगे तो 24 घंटे 52 मिनट होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन ही आपका इस हिसाब से रॉन्ग लग रहा है। जैसा भी हो, आप लोगों को भी जो कुछ लगे आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं अपने नॉलेज के स्तर से बता रहा हूँ, कि हो सकता है कि कहीं कोई त्रुटि आपको लगे तो आप बताइएगा। यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम का ये ऐड कर दिया गया है कि सेट ऑफ कंटिन्यूअस डेटा होता है, जबकि इसमें इन्होंने कंटिन्यूअस डेटा को गलत कर रखा है, इन्हें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्राई पॉइंट सेटलमेंट आर कॉमन इन। अब देखिए ड्राई पॉइंट जो सेटलमेंट है ये कॉमन इन पूछा रहा है, यानी सामान्य रूप से कहाँ पाया जाता है। वैसे तो जो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट होता है ये माउंट रीजन में होता है, लेकिन ये कॉमन इन बोला है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये आपका के सिद्धार्था सर की जो UPSC की प्रैक्टिस की बुक आती थी, पहले आती थी, उसमें इन्होंने बस्ती के भूगोल में इस प्रश्न को इंक्लूड कर रखा है, जिसमें उन्होंने आंसर, इसमें जो रैन शैडो एरिया इसकी जगह मैदान था तो उसको उन्होंने मैदान दिया था। लेकिन आप देखेंगे कि ड्राई पॉइंट सेटलमेंट तो ये आपका डेल्टा में होना चाहिए। अब देखिए जो आयोग ने आंसर दिया वो 2 दिया, बट ये स्पेसिफिक केस होता है, लेकिन यहाँ पे जनरली पूछ रहा है, कॉमन होता है कहाँ पे, तो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट होता है कि जहाँ पे जो बाढ़ वगैरह आते हैं ये प्रायः बाढ़ का पानी वहाँ ना पहुँच पाए। यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी है कि ड्राई पॉइंट सेटलमेंट किसी बाढ़, ये हमने लिया है आपका वाटर पोर्टल, जो हिंदी वाटर पोर्टल आता है तो उससे आप देखेंगे तो उसको भी आप लोग ये वाटर पोर्टल आप खोलेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे। ठीक, तो किसी बाढ़ प्रभावित मैदान में अपेक्षाकृत ऊंची भूमि या स्थल पर स्थित अधिवास जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, इस प्रकार का अधिवास किसी आर्द्र मिट्टी वाले क्षेत्र में सूखी भूमि पर स्थित होता है। ध्यान रखिएगा, आर्द्र मिट्टी वाले क्षेत्र में सूखी भूमि पर। किसी दलदली क्षेत्र के मध्य पाई जाने वाली शुष्क भूमि के उच्च भाग पर स्थित मानव अधिवास जो बाढ़ के प्रभाव से बचा रहता है। समझ में आई बात? तो इसमें आपका डेल्टा होना चाहिए था। नेक्स्ट है हार्डसोन हैड सेट्स द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक थॉट फॉर फ्यूचर। तो इसमें हटिंगटन, ब्लांस, सैम्पल और रिस्टोपेन। अब इसी को देखिए हिंदी में पढ़िए तो यहाँ पे हटिंगटन ऑप्शन भी बनाया है, यहाँ भी दे रखा है, तो यानी कि इनको ये प्रश्न बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये गलती इसमें नहीं दे सकते हैं। जो हिंदी माध्यम का बच्चा है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, वो यहाँ पे अब हटिंगटन यहाँ भी है। भाई एक बार हटिंगटन ही कह रहा है तो क्या मतलब है ये, अब यहाँ पे ये चीज़ें बाहर करना चाहिए इनको। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ड्राई पॉइंट सेटलमेंट इंक्लूड ये यूनाइटेड किंगडम वगैरह में। अब विकिपीडिया में, वैसे ये विकिपीडिया को इस मानक नहीं मानता है तो विकिपीडिया का आंसर मत दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका डेल्टा होना चाहिए था। अगला है यहाँ पे देखिए कि विद्यालय में नामांकित विद्यालय में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब यहीं से आप देख लीजिए कि जो ये प्रश्न इनका है कि विद्यालय में नामांकित छात्राओं की संख्या क्या होगी विद्यालय में, तो ये नामांकित कुल छात्र हैं विद्यालय में 35%। ठीक, 35 में ये आपका कितना है 2000 है, तो यदि आप नंबर ऑफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 यानी 700 आ जाएगा। और यहीं यदि आपको निकालना है विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या, छात्रों की बात करा थी, इसमें आ जाइए, इसमें 15 है और छात्र कितने हैं 45 हैं, तो 45 का 15% आप निकालेंगे। ठीक,
तो ये कट जाएगा, 15 पच्चे 75, 7 आ जाएगा, 15 चौका 60 और 7 67, 675 आ गया। ठीक, यदि इसका अनुपात आप निकालेंगे तो क्या ये अनुपात 675 और 700, कहीं आपको 1:4, 4:1, 1:3, 3:1 मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। तो इसको भी आप लोग, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा इनका, रॉन्ग। और नेक्स्ट में देखिए कुछ लोगों ने और ये चीज़ें बताई कि सर इसमें भी ये होना चाहिए, तो ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। ये आपका DI का है, फर्स्ट पेपर वाला। ठीक, तो इफ़ 10% ऑफ द गर्ल्स इनरोल्ड इन सी चेंज दियर स्कूल टू ई, देन व्हाट विल बी एग्रीगेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ई। तो ये लगभग आपका आएगा 236 के आसपास आ रहा है, जबकि जो आपका यहाँ पे ये 30 नंबर है, 30 में जो ऑफिशियल दिया है, ऑफिशियल से 284 दे रखा है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे देखिए आपका एक चीज़ यदि हम लोग देखा जाए तो ये आपका पहले निकालना पड़ेगा कि सी में जो आपका गर्ल्स का रेशियो है ये 12%, 2000 का 12% निकालना पड़ेगा। एक बार आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक, जैसा भी होगा बताइएगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें भी हो सकती है। ये आपका एक तो ये होगा 260 आपका ई का आ जाएगा। ठीक, ई वाला जो स्टूडेंट है ये 260, क्योंकि 2000 का 13% हो जाएगा, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 13 दूनी 26 हो जाएगा 260। ठीक, और ये आपका जब आप निकालेंगे कि 12% आप किसने 2000 का, तो पहले तो ये आ जाएगा 240। ठीक, 240, इसमें भी कह रहा है कि 10% इसका, तो इसका 10% आप निकालेंगे तो इसका 10% 24 हो जाएगा। कह रहा है कि चेंज दियर स्कूल टू ई, देन वाट विल बी एग्रीगेट। तो दोनों का नंबर यदि देखें तो 24, ये 60 20 80 4 84, यानी 284 आ जाएगा इस हिसाब से। तो इसमें ये राइट होना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि नहीं ये होना, यानी कि जो आयोग ने दिया है वो 4th दिया है और जो मान रहे हैं ये 2 मान रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है या उनसे भी गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। और ये वाला जो है इसमें सॉल्व करने पे ये आपका आ जा रहा है 34.13। ठीक, जबकि इसमें इन्होंने 47, आई थिंक 47 आयोग ने लगाया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जो है आयोग ने लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड दिया है, जबकि होना चाहिए यहाँ पे आपका SES ऑफ दियर फैमिली, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दियर फैमिली। अब देखिए ये जो है इसका साक्ष्य नहीं मिल पाएगा बहुत रेयर में। अब उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आंसर को सही करना चाहते हैं कि नहीं आयोग वाले, क्योंकि या तो आपको कहीं साक्ष्य इसका मिल जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो ये चीज़ें आपको पढ़ के समझने लायक है। अब वो समझना चाहते हैं या नहीं चाहते आयोग वाले, उनके ऊपर है। और एक ये वाला ज्योग्राफी का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसमें भी ये आपका इन्होंने जो दे रखा है राइट आंसर, तो ये 40 दे रखा है, जबकि ये सॉल्व करने पे 80 आना चाहिए। तो आप लोग भी एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ठीक, अभी आपके पास समय है लगभग 4 घंटे का, और इसमें कुछ विशेष आपको नहीं करना है कि अलग कुछ करना है। और एक प्रश्न और है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये चीज़ें। यहाँ पर देखिए हरित क्रांति ने खेतों में मशीनीकरण तो हुआ था। हरित क्रांति से हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो बीज हैं उसका भी उपयोग किया गया था, और कुछ चयनित फसलों के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित की गई थी। क्षेत्रीय विषमता के न होने को सुनिश्चित किया, नहीं इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ी थी, यानी कि ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरित क्रांति ने किसी भी क्षेत्रीय विषमता के न होने को सुनिश्चित किया कि क्षेत्रीय विषमता नहीं होगी, जबकि क्षेत्रीय विषमता हुई थी। आप देख रहे हैं कि पूर्वी यूपी
पश्चिमी यूपी में ही क्षेत्रीय विषमता देखने को मिली। स्टेट लेवल तक आप जाएंगे तो पंजाब हरियाणा में आप देखिए, और यूपी या बिहार की हालत देख लीजिए। तो यानी कि जो इसका इम्पैक्ट पड़ा था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो आपका पंजाब हरियाणा में अधिक पड़ा और इधर आपका पूर्वांचल वगैरह में कम पड़ा। तो क्षेत्रीय विषमता हुई ना। अब इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो इतने हैं टोटल प्रश्न। 1 हो गए, 2 हो गए, 3, 4, 5 और आपका ये छठा प्रश्न है। 7वां प्रश्न है। 8, 9 प्रश्न, 10, 11, 12, 13, 14, यानी टोटल लगभग 12 से 14 प्रश्न यहाँ पे आपके हैं जिस पे क्लेम बनता है। ठीक, तो आप लोग भी एक बार ढूंढ लीजिएगा कहीं से मिले जो भी मैंने बताया। हालांकि जो भी इजीली अवेलेबल हो गया है वो मैंने आपको बता दिया कि सब आंसर की बुक आप खोल लीजिएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसको आप क्लेम के तौर पे यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। कहीं आपको लगे कि कोई प्रश्न हमने छोड़ दिया है, गलती से छूट गया है, तो उसको भी बता दीजिएगा। और जो लोग भी क्लेम कीजिएगा तो वो जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उस पर भी कर लीजिएगा। और यदि नहीं हो पाता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नहीं कर रहे हैं, या जो लोग कर रहे हैं वो भी, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 प्रश्न से आपका यदि जीआरएफ या नेट रुक रहा है तो क्लियर हो सकता है यदि आप क्लेम करेंगे तो। और एक लोग कोई भी क्लेम करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो जिन प्रश्नों पे और लोग कर रहे हो या कोई व्यक्ति कर रहा हो तो सभी लोग और लोग भी कर सकते हैं, या नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन कोशिश कीजिए कि क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब की बार देख रहा हूँ कि कई चीज़ें यहाँ पे इन्होंने गलत कर रखा है।